गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक का नाम है लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। इसमें हम लोगों को देखना है कि जेंडर और समाज में किस प्रकार का संबंध है, या फिर हम लोग समाज की विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जेंडर एक, जिस तरह से अगर हम लोग कह सकते हैं कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के महत्व को हम लोग नकार नहीं सकते हैं, उसी तरह से एक जेंडर के विकास के लिए उस जेंडर का वातावरण और समाज दोनों का ही योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि समाज क्या है। समाज अगर समाज को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो व्यक्तियों का समूह, और समाज को इंग्लिश में सोसाइटी के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रेम, सहानुभूति, मित्रता, सहयोग, संपर्क जैसी भावना एक दूसरे में विद्यमान हो और एक दूसरे को क्रियान्वयन करे। उस प्रक्रिया को या उस संबंध को या उस समूह को, व्यक्तियों के छोटे या बड़े समूह को हम लोग समाज के रूप में संबोधित कर सकते हैं। और एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि अगर व्यक्ति बस में ट्रेवल करता है, बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, तो वो उस समूह को हम समाज की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। सामाजिक संबंध की संज्ञा हम उसे ही दे सकते हैं जिसमें हम लोग ये सारे संबंधों को हम बेहतर से बेहतर देख सकें, महसूस कर सकें और उसकी उपयोगिता को पढ़ सकें। इसके साथ हम लोग समाज की कुछ विशेषताओं को भी अध्ययन करेंगे, जो हमारे पास इस प्रकार से है। पहला पॉइंट समाज की विशेषता में समाज व्यक्तियों का समूह है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि समाज जो है, समाज व्यक्तियों का समूह है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी समाज की सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई की अगर बात करते हैं तो वह एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति से कई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्तियों का समूह। कोई भी समाज व्यक्तियों के समूह से ही निर्मित होता है। कोई अकेला जेंडर किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। उसी तरह से समाज जो है व्यक्तियों का एक बहुत ही बड़ा स्वरूप होता है, बहुत ही बड़ा आकार होता है, जिसमें बहुत सारे जेंडर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कई सारी भावनाओं के साथ, जिस तरह से प्रेम, सहानुभूति, मित्रता, सहयोग, संपर्क आदि विशेषताओं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है जो सामाजिक संबंधों का जाल है। कहने का मतलब है कि सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और हर एक आवश्यकता एक दूसरे के कार्य के करने के उपरांत ही पूरी होती है। इस कार्य को करने हेतु इस एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कई संबंधों से जुड़ा होता है, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक बहुत बड़ा ही संबंधों का जाल है, जिसमें प्रत्येक जेंडर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तीसरा हमारे पास जो विशेषता है वो है समाज संगठित रूप है। किसी भी समाज जो है वो एक संगठित रूप है, वह एक तरह से एक यूनिट के रूप में काम करता है। एक साथ सभी जेंडर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि समाज एक संगठित रूप है, जिसमें प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति, अपने राजनीतिक प्रक्रियाएं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपनी शैक्षिक व्यवस्था, वेशभूषा, हर तरह की विशेषताओं को देखने को मिलता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि समाज एक संगठित स्वरूप है। नंबर 4 हमारे पास है जो वो है हमारे व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं। व्यक्तियों के बीच यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो समाज है, समाज में जो बहुत सारे जेंडर, जिसको व्यक्ति के रूप में हम लोग परिभाषित भी कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो प्रत्येक जेंडर जो है उन प्रत्येक जेंडरों का क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे जेंडर के ऊपर पड़ती है और उसका प्रभाव उसके आंतरिक क्रियाओं पर पड़ता है, उसके विचारों का प्रभाव, सहानुभूति का प्रभाव, मित्रता का प्रभाव, सहयोग का प्रभाव और संपर्क का प्रभाव प्रत्येक जेंडर के आंतरिक क्रियाओं पर पड़ता है और वह एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। चलिए फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 5वां नंबर पॉइंट, समाज स्वयं एक संगठन है। समाज कहने का मतलब कि स्वयं एक संगठन में कहने का मतलब है कि समाज जो है वह खुद एक विशाल रूप है, खुद अपनी संगठित व्यवस्था में है, संगठित संगठन के संरचना में उपस्थित है। उसके बाद से हम लोगों के जो छठा पॉइंट है, संबंधों का संगठित रूप ही समाज है। संबंधों का संगठित रूप, जिस समाज में अगर संबंधों का संगठित रूप नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग कभी भी समाज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में प्रत्येक जेंडर में संबंधों का संगठन नहीं होगा, संगठनों के प्रति आदर नहीं होगा, संगठनों के प्रति या फिर सहयोग के प्रति अगर एक दूसरे में आदर भाव की भावना उपस्थित नहीं होगी, एक दूसरे के सहयोग की भावना उपस्थित नहीं होगी, तो हम उसको संगठित रूप में नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि समाज जो होता है संबंधों का संगठित रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट है, समाज में व्यक्ति परस्पर जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वातावरण में या फिर वातावरण कह लीजिए या फिर पूरे दुनिया में जितने भी जेंडर्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक जेंडर या प्रत्येक व्यक्ति या समाज का प्रत्येक एक यूनिट एक दूसरे के सहयोग पे आश्रित है और एक दूसरे के सहयोग से अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं समाज का प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ये हम लोगों की ये विशेषता ये कंप्लीट हो गई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना है कि समाज किस रूप से जेंडर को सहायता पहुंचाता है और किस तरह से समाज में जेंडर अपना वृद्धि और विकास को बेहतर रूप से सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। और इसके साथ ये टॉपिक आज खत्म होता है। फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।